तो इन तमाम खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के चुनावी दंगल की। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर आज मतदान जारी है। 3 बजे तक 52% से ज्यादा मतदान की खबरें हैं। बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच भी रहे हैं। कई जगह पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 2026 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है और आज चुनाव में कई दिग्गजों ने वोट डाला भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में वोट डाला है। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने शिग्गांव में मतदान किया है। बीजेपी ने दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा में वोट डाला, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भवानीनगर और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने गिरिनगर में मतदान किया है। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुलबर्गी से बसवनगर में मतदान किया है, जबकि सिद्धारमैया ने वरुणा में, डीके शिवकुमार ने कनकपुरा में और के देहल दुद्दलहल्ली और जगदीश शेट्टार ने हुबली में वोट डाला है। बेंगलुरु में इन्फोसिस के को-फाउंडर एन नारायण मूर्ति और इन्फोसिस फाउंडेशन की फाउंडर सुधा मूर्ति ने भी वोट डाला है। नारायण मूर्ति ने वोटिंग के बाद कहा कि कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में सुधार हो रहा है। What's your expectation from the new government? No, as I said, all that we are expecting is that the per capita GDP of Karnataka improves, the Gini coefficient reduces, both for Karnataka and for the country. And the needs of the poorest of the poor children in both urban India and rural India becomes better. मतदान करने के बाद इन्फोसिस फाउंडेशन की फाउंडर सुधा मूर्ति ने युवाओं से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील भी की। सुधा जी, आपने वोट किया है, आप सवेरे सवेरे आगे यंगस्टर्स को क्या वोट करेंगे और उन लोगों को जो वोट नहीं करते उनको मैं बोलती हूँ, अरे हम हमें देखना और वो सिखाना चाहिए कि ये उम्र में हम आके वोट करते हैं। उनको क्या है, घर में बैठते हैं, ये उनका सेक्रेट राइट होता है और एक डेमोक्रेसी अच्छा होने के लिए हम वोटिंग करना ही चाहिए। और एक अपॉर्चुनिटी है, हर रोज नहीं आता है, 5 साल में आता है, 4 साल में आता है। अरे क्या है, घर में बैठ के क्या करते हैं, बाद में पीछे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, वो नहीं करना। आके आपका किसको चाहिए उनको मतदान करना। हम पर्टिकुलर पर्सन, पार्टी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो आपका मर्जी, आपका निजी जीवन है, लेकिन आके वोट करना मैं विनती करती हूँ। Where do you want to see the in next 5 years to Karnataka? Where do you want to see the developments? What infrastructures? I want more in education. More in education. We have done fairly well. Little more in education. I want. तो चलिए कर्नाटक में हो रही वोटिंग पर थोड़ी और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गई हमारी संवाददाता ऋतु सिंह। तो ऋतु, आप ऑलमोस्ट वोटिंग का समय अब समाप्त होने को है, क्या कोई एक अपडेट कि अब तक कितनी वोटिंग हुई है और कुछ फाइनल क्यूज आई थिंक होंगी जिन्हें वोटिंग करने का मौका मिलेगा टिल 5:36 में भी? करीब 6 बजे तक वोटिंग खुली रहेगी, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वोटर टर्नआउट या रिस्पांस कैसा रहा है। अभी तक 50% से ज़्यादा, जैसे कि आप बता रहे थे, लोग वोट डाल चुके हैं। अब करीब 1 घंटा बचा है वोटिंग को। बट ये आप जो पीछे देख रहे हैं विधानसौदा बेंगलुरु का, ये सीट ऑफ पावर है। यहाँ पे 224 सीट है जिनके लिए 50,000 से ज़्यादा लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं। यहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं एज वोटर्स। वो डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ पे वापस आता है। अभी द रूलिंग पार्टी बीजेपी है, लेकिन आपको याद रहे 1985 से लेकर आज तक कर्नाटका के लोगों ने कभी भी इनकम्बेंट पार्टी को वापस पावर में नहीं लाया है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी स्ट्रांग रहा है कर्नाटका में। अनस्टेबल गवर्नमेंट्स भी काफी बार हमने देखी है। अभी जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उसको ये फाइट करना पड़ेगा। बट देखा जाए तो 3 पार्टीज हैं जिनका हाई स्टेक्स है इस इलेक्शन में, जनता दल, सेक्युलर, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस के लिए ये सेटअप है 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए, तो ये जीतना उनके लिए भी काफी क्रिटिकल है। जनता दल, सेक्युलर, नाउ पहले हमने देखा है उनको कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ हाथ जोड़ते हुए, उनको काफी लोग किंग मेकर के नाम से कहते हैं और वो चाहते हैं कि वो फ्रंट फुट पे खेलें
सिर्फ एक किंग मेकर की तरह ना व्यू किए जाए। एंड बीजेपी ऑफ कोर्स उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है, बिकॉज आप देखें तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कर्नाटका अकेली स्टेट है जहां बीजेपी अभी भी पावर में है। सो वो चाहते हैं कि वो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन रखें। सम ऑफ द की इश्यूज जो वोटर्स के माइंड में है आज इलेक्शन वोट डालते हुए, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली यहाँ सिटी और बैंगलोर आपने देखा है लोग ट्रैफिक कंजेशन की बात आज तक करते हैं। पिछले साल के फ्लड्स में आपने देखा था इस शहर का क्या हाल हो गया था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इसकी आईटी कैपिटल इमेज को भी हर्ट करेगी। तो ये सब मुद्दे, करप्शन के मुद्दे, ये सब काफ़ी टॉप ऑफ माइंड है वोटर्स के। जब वो आज जाके वोट डालेंगे तो देखिए 6 बजे के बाद फाइनली क्या पता चलता है। काउंटिंग 13 मई को है। एग्जिट पोल्स आप बेहतर जानेंगे क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ऋतु इस अपडेट के लिए। तो आखिरी घंटा यहाँ पर पोलिंग का बेंगलुरु के अंदर और इनफैक्ट पूरे कर्नाटक में, और उसके बाद एक मोटा अंदाजा आएगा। और शाम को कर्नाटक चुनाव पर एग्जिट पोल्स पर सबसे सटीक विश्लेषण आज देखिए हमारे साथ शाम 7:57 पर कर्नाटक चुनावी दंगल एग्जिट पोल 7:57 पर। चलिए कर्नाटक के बाद कुछ और राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा का दौरा किया, जहां उन्होंने करीब 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सहित कई मंत्री सांसद मौजूद रहे। पीएम ने जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें रेल और रोड समेत कई प्रोजेक्ट शामिल है। वहीं इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां एक रोड शो भी किया, जिसके बाद वो श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा करने भी पहुंचे और एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इमरान खान के समर्थक पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना को निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, इमरान समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में सेना के ठिकानों को आग के हवाले कर दिया है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में भी इमरान खान समर्थक घुस गया और उसमें तोड़फोड़ की। हालांकि इस विरोध को कुचलने में सेना भी पीछे नहीं है। सेना ने भी रात भर जमकर फायरिंग की है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। वहीं पाकिस्तान में जारी हिंसा के बीच इमरान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनएबी ने उन्हें 14 दिन की रिमांड उनके लिए मांगी है। और इस बीच इमरान खान ने भी कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि सरकार ने उन्हें स्लो पॉइजन देने की कोशिश की है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की, जहां पर उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज निचले स्तरों से सुधरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 180 अंक चढ़ा तो 61,940 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी करीब 50 अंक चढ़कर 18,315 पर बंद हुए, यानी 18,300 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने मीडिया रियल्टी शेयरों में देखी। थोड़ा मार्केट अपडेट हम और लेते हैं। हमारे साथ है हमारे संवाददाता, हमारे मार्केट रिसर्च एनालिस्ट सुमित। तो सुमित, किन सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन रहा? उतार चढ़ाव तो काफी था बाजार में। देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज भारतीय बाजारों में जनरली न्यूज फ्लोज के दम पर या फिर कुछ सेलेक्टिव हैवी वेट्स में बाइंग थी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में इंडसइंड बैंक 3% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस तेजी में था तो 2% की तेजी यहां पर। पावर ग्रिड करीब 2% ऊपर, बीपीसीएल रफली 1.5% के आसपास की खरीदारी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में यूपीएल 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, हिंडाल्को करीब 1% की बिकवाली और इन्फोसिस भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में गोदरेज इंडस्ट्रीज 5% ऊपर,
सोना BLW लास्ट आवर स्पाइक, ICICI सिक्योरिटी 3.5% ऊपर, रिलैक्सो करीब 3% तेजी नंबर्स के बाद यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आरती इंडस्ट्रीज 9% नीचे, PNB 3.5% नीचे, अपोलो टायर 3.5% नीचे और इंडियन बैंक करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा PSU बैंकिंग में प्रेशर था तो PNB 3.5% नीचे, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, IOB 1.5 से लेकर 3.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और मीडिया शेयरों में खरीदारी थी तो TV18 9% ऊपर, नेटवर्क 18 5.5% ऊपर, हैथवे, जी एंटरटेनमेंट 1.5 से लेकर 9% तक की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। जी सुमित, शुक्रिया। अब एक एक्सक्लूसिव खबर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए राहत की बात है। डीजल गाड़ियों को बैन करने की सिफारिश करने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर पेट्रोलियम मंत्रालय इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक बुला सकता है। सरकार ऑटो इंडस्ट्री की चिंताओं को दूर करना चाहती है। इस एक्सक्लूसिव खबर के डिटेल्स देंगे हमें आलोक प्रियदर्शी। आलोक, कब है ये बैठक और क्या इससे चिंताएं दूर होती नजर आएगी इंडस्ट्री की? देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पूरी ऑटो इंडस्ट्री काफी पशुपेश में है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2027 तक सभी बड़े शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि मंत्रालय इन तमाम मुद्दों पर ऑटो इंडस्ट्री के साथ एक बैठक कर सकता है और बैठक इसी हफ्ते हो सकती है। इस बैठक का मकसद ये हो सकता है कि इसमें जो इस कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें आगे किस तरह से इसे लागू करना है उसका रोडमैप पर चर्चा हो, और साथ ही साथ जो ऑटो इंडस्ट्री के सामने जो चिंताएं उभरकर सामने आ रही हैं, जिसमें खासतौर से डीजल बनाने वाली ऑटो कंपनियां शामिल हैं, उनकी चिंताओं को किस तरह से दूर किया जाए, जो पॉलिसी में जो कंसिस्टेंसी होती है उसको किस तरह से कायम रखा जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर ऑटो इंडस्ट्री की शंका को दूर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय बैठक बुला सकता है और इस बैठक में जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि संबंधित मंत्रालय, राज्य जो कि जिनके यहाँ ट्रांसपोर्ट उनका सब्जेक्ट होता है, उनको भी आने वाले दिनों में इन बैठकों में बुलाकर इस पूरी कमेटी की रिपोर्ट पर एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो सरकार की कोशिश यही है कि 2070 तक जो जीरो नेट एमिशन है उसको लागू करना है। तो किस तरह से इस कमेटी के रिपोर्ट के माध्यम से इसको हासिल किया जा सकता है उस पर चर्चा की जाए। तो कुल मिलाकर जो आने वाले दिनों में जो बैठकों का सिलसिला है वो शुरू हो सकता है और इस कमेटी की रिपोर्ट पर एक कंसेंसस बनाने की जाएगी। लेकिन सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री की चिंता दूर करना सरकार की इस वक्त प्रायोरिटी लगती है। जी आलोक, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आपकी इस खबर से ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ी राहत की सांस आई होगी। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद कुछ और खबर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दक्षिण भारत से शुरू हुई कंज्यूमर ड्यूरेबल मेजर वी गार्ड के बारे में। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत करीब 50 साल पहले रफली 1977 में कोशुसेफ चितिल्लापिल्ली साहब ने शुरू की थी ये कंपनी, और उस समय पर ये कंपनी उन्होंने 1 लाख रुपए की जो पूंजी अपने फादर से ली थी उसके साथ शुरू की थी। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत तो उन्होंने अपने घर से जुड़े हुए एक 400 स्क्वायर फीट के एक गैरेज के अंदर की थी और शुरुआती कारोबार में उनके साथ महज 4 लेबर थे जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इस कारोबार को उन्होंने एक्सपैंड किया। वी गार्ड का शुरुआती बिजनेस जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो गांव में जहां से उन्होंने कामकाज शुरू किया तो उस गांव में काफ़ी बिजली को लेकर फ्लक्चुएशंस होती थी और उस फ्लक्चुएशन से डील करने के लिए उन्होंने वहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ शुरुआत की और धीरे धीरे वोल्टेज स्टेबलाइजर की डिमांड बढ़ती गई और उसी के साथ ही कंपनी का कारोबार ही बढ़ता गया और अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र के अंदर कंपनी एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि वी गार्ड ने अपने कारोबार को शुरू करने के 23 साल बाद एक और सेगमेंट के अंदर एक्सपैंड किया, जिस सेगमेंट में एम्यूजमेंट पार्क आप मान के चल सकते हैं। दरअसल कंपनी की ही एक और जो ग्रुप की एक और जो सब्सिडरी है या फिर कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न है, वो वंडरला पार्क के नाम से ऑपरेट करती है, जो कि चितिल्लापिल्ली साहब के दूसरे बेटे ऑपरेट करते हैं।
लेकिन इसका जो शुरुआती नाम था वो था वेगा लैंड, जिसके साथ इन्होंने शुरू किया था। बाद में इसका नाम बदलकर वंडरलैंड रखा गया। और इसके पीछे भी एक बड़ी अहम कहानी है, जहां पर जो कंपनी के चेयरमैन साहब हैं उनको घूमने का काफ़ी शौक था। तो एक समय पर वो घूमने गए विदेशों में, जहां उनको एक कंसेप्ट काफ़ी पसंद आया, किस तरह से डिज्नीलैंड के अंदर या अलग अलग एम्यूजमेंट पार्क्स के अंदर उनको भीड़ दिखी। तो उनको लगता है कि इसी तरह का एक एम्यूजमेंट पार्क जो कि वर्ल्ड क्लास एम्यूजमेंट पार्क होना चाहिए, वो भारत में ही बनने की ज़रूरत है। तब उन्होंने आकर इसकी शुरुआत की दक्षिण भारत में, और धीरे धीरे वो वेगा लैंड, फिर वेगा लैंड से वंडरलैंड बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अब और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि ग्रुप में कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं या उनकी वाइफ जो है, उनका भी एक कारोबार है, और वो हौजरी कारोबार के अंदर मौजूद है, जो कि वी स्टार क्रिएशन के नाम से है। और साथ ही साथ ये मेल फीमेल हौजरी के अंदर कामकाज करता है, और साथ साथ उनके कई सारे रिटेल आउटलेट्स भी हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कोजुसेफ चिदलापिल्ली साहब ने अपनी एक किडनी भी डोनेट की है, और ये समस्या जब उनको दिखी बाकी तरफ होते हुए, तब उन्होंने अपनी वो किडनी डोनेट की, और वो डोनेट की एक ट्रक ड्राइवर को, जिसको वो जानते तक नहीं है। और इस तरह से उन्होंने कई सारे नोबल कॉज भी किए हैं, और अपने जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा वो कामकाज करते हैं। और अभी वो 70 साल के हैं, लेकिन पूरी तरह से हेल्दी हैं, और सबको प्रेरित करते हैं कि वो भी अपने जो ऑर्गन्स हैं उन्हें डोनेट करें। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वी गार्ड और वी गार्ड के प्रमोटर्स से रिलेटेड आए, कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है, और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। रेरा डेवलपर्स की शिकायतों को भी सुनेगा। सूत्रों के मुताबिक आवासीय मंत्रालय रेरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेवलपर्स की शिकायतों की सुनवाई करने के प्रावधान पर विचार कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ है। दीपाली, क्या अपडेट है, और ये किस तरह होगा कि अब डेवलपर्स भी जाके रेरा में अपनी शिकायतें करेंगे? देखिए, देश के ज्यादातर राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू हो गया है, और घर खरीदारों के लिए ये काफी मजबूत प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। लेकिन अब हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि हाउसिंग मंत्रालय जल्द ही डेवलपर्स को और जो बिल्डर्स हैं उनके लिए रेरा में ऐसा प्रावधान शामिल करने जा रहा है, जिसके तहत अगर किसी डेवलपर को प्रोजेक्ट पूरा करने के आड़े में कोई चुनौती या फिर दिक्कत आती है, वो इसकी शिकायत रेरा के तहत कर सके। इस तरह का मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि खास तौर पर अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसा हो जहां पर एनजीटी से क्लियरेंस मिलने में देरी हो रही हो, जो लोकल अथॉरिटीज हैं वहां पर कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी से की तरफ से अप्रूवल ना मिल रहा हो, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं जो डेवलपर्स को फेस करनी पड़ती हैं, तो इन समस्याओं का समाधान भी रेरा के तहत किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत की जा रही है, और मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से जो डेवलपर्स हैं, जो डेवलपर्स की संस्था है क्रीडाई और नार्डेको, ये भी हाउसिंग मंत्रालय से ये मांग कर चुकी हैं, और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस दिशा में कदम उठता हुआ दिखाई दे सकता है। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। लेकिन अब एक और काम की खबर, अब खोया हुआ, चोरी हुआ मोबाइल को वापस पाना आसान होगा। 17 मई से सरकार संचार साथी पोर्टल को देश भर के लिए शुरू करने जा रही है। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा बता रहे हैं कैसे आप इस पोर्टल की सहायता ले पाएंगे। क्या आपका महंगा स्मार्टफोन गुम हो गया है या फिर चोरी चला गया है? अब उसको वापस पाना काफी आसान होने वाला है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है। इस दौरान सरकार संचार साथी पोर्टल की शुरुआत करने वाली है। इस पोर्टल के जरिए आप किस तरह से अपना मोबाइल वापस ले सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल के ऊपर जाना है। वहां पर आपको अपना ब्लॉक और लॉस्ट स्टोलन मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका एक पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल में आपको अपनी मोबाइल की जानकारी डालनी है, उसका ब्रांड डालना है, उसका मॉडल डालना है, उसकी इनवॉइस स्लिप आपको डालनी है, और अगर आप उसके आपको पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी, और पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भी आपको इस पोर्टल के
ऊपर डालनी पड़ेगी, तभी आपका ये मोबाइल ब्लॉक होगा। ये भी बता दो कि ये पहले सर्विस सिर्फ दिल्ली और मुंबई सर्कल के अंदर मौजूद थी, अब इसको पूरे देश के अंदर लागू करने की तैयारी हो रही है। खास तौर पे कि काफी फायदा यहां से देखने को मिल रहा है हमें। अब तक इस पोर्टल के जरिए 4,67,000 से ज्यादा मोबाइल फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं, 2,40,000 मोबाइल ट्रेस किए जा चुके हैं और 8,000 फोन ऑलरेडी रिकवर किए जा चुके हैं। लेकिन अब ये पोर्टल पूरे देश के अंदर आपको मोबाइल रिकवर करने में आपकी मदद करेगा। ये भी बता दो कि इस पोर्टल में और भी काफी सारी चीजें हैं। आप इस पोर्टल के जरिए जान सकते हैं कि आपके आईडी पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपकी आईडी को चुरा करके या फर्जी बना करके उसके ऊपर सिम कार्ड ले लिया हो, तो आप उस सिम कार्ड को यहाँ से जांच करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अनचाही कॉल्स और साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई जानकारी भी इस पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। 17 मई को इस पोर्टल की आधिकारिक शुरुआत होगी, तब आप अपना मोबाइल यहाँ पर इसके जरिए आसानी से ढूंढ सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ नए नए कमाल कर रहा है तो दूसरी तरफ कई विद्वान इस पर गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं। अब तो कई लोगों ने कहा है कि ये कभी एटम बॉम्ब की इसको तुलना कर रहे हैं, तो कभी इसे विध्वंसक बता रहे हैं, मानवता के लिए खतरा बता रहे हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे एक बड़ी चर्चा। 5:57 पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जरूरी है बैलेंस। अगले महीने से हज यात्रा शुरू हो जाएगी और भारत के कई शहरों से हजारों हाजियों की बुकिंग गो फर्स्ट ने भी ले रखी है। गो फर्स्ट के संकट में आने से हजारों लोगों की हज यात्रा पर भी संकट आ गया है। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की रिपोर्ट। ये दृश्य अहमदाबाद हज हाउस के हैं। जून के पहले सप्ताह से मक्का मदीना के लिए हज यात्रा शुरू होगी। गो फर्स्ट के संकट ने हज करने वालों को भी चिंता में डाल दिया है। हज के लिए मतलब है ना गो फर्स्ट की मतलब है ना व्यवस्था हुई थी, लेकिन सुनने में आया है कि गो फर्स्ट मतलब दिवालिया हो गया है, तो उसके अंदर मतलब है ना तकलीफ होगी। और मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, तमाम हाजियों के, गुजरात के तमाम हाजियों के लिए बोल रहा हूँ कि कोई सऊदी एयरलाइंस के या ना दूसरी कोई अच्छी एयरलाइंस हो तो सरकार हमारी सुविधा अच्छी तरीके से कर दे, क्योंकि हमको नहीं तो ये तकलीफ हो जाएगी और हमारा हज के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अहमदाबाद हज कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक गो फर्स्ट भारत के 9 शहरों से हाजियों को सऊदी अरब ले जाएगी। अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर, भोपाल, श्रीनगर, रांची, भीलवाड़ा, औरंगाबाद और गया इनमें शामिल हैं। हजारों यात्री हज के लिए गो फर्स्ट पर निर्भर हैं। हज यात्रा का कॉन्ट्रैक्ट एयर इंडिया, विस्तारा, सऊदी एयरलाइंस और गो फर्स्ट को मिला है। हाजियों का आरोप है कि दूसरी एयरलाइन के मुकाबले गो फर्स्ट ने ज्यादा पैसे भी लिए हैं। मसलन दूसरी एयरलाइन से मुंबई से जो यात्री जा रहे हैं उनका भाड़ा है 3,04,000 रुपए, जबकि अहमदाबाद से गो एयर 72,000 रुपए ज्यादा ले रही है। अब हज कमेटी ने मामला केंद्र सरकार तक पहुंचाया है। 7 तारीख को हम जहाँ भी मिलना था वो सब मिनिस्टरों को मिले। उनको ये क्या है कि हाजियों की जो प्रॉब्लम है, हाजियों को जो तकलीफ है, वो तकलीफ तात्कालिक दूर कीजिए। हमने व्हाट्सएप पे ऐसा देखा हुआ है, पेपर में देखा हुआ है कि यहाँ के लोग कई हज कमेटी गुजरात को घेराव करने वाले हैं, ये भी हमने उनको बताया था। तो तात्कालिक हमें जवाब दीजिए कि हमारे लिए कौन सी फ्लाइट है, एयर इंडिया है, गो है या फिर सऊदी अरबिया है, तात्कालिक हमें ये बताइए। हाजी यही सवाल कर रहे हैं कि दूसरी एयरलाइन के मुकाबले गो फर्स्ट ने ज्यादा रुपए भी लिए हैं और अब वो दिवालिया हो गई, तो इसमें उनका क्या कसूर है। अहमदाबाद की तरह हर हज हाउस में जाकर हाजी यही सवाल करते हैं कि अगर गो फर्स्ट एयरलाइन नहीं तो कौन सी विमान में बैठकर हम हज करने के लिए जाएंगे। लेकिन जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार इसका समाधान तुरंत ही निकाल लेगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर बस आप एक क्लिक के जरिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ताज़ा और अहम खबरें देख सकते हैं। नमस्कार।